मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग का ये 3 क्वेश्चन जो था बच्चों पार्ट 1 में छूट गया था, ताकि बड़ा वीडियो बन जाता तो फिर दिक्कत होती। तो इसलिए हम लोग ये 3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। अभी हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। कौन सा है? तो देखो, खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज और शक्ति संसाधन, इसको हम लोग इस 3 क्वेश्चन को करेंगे और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाएगा बच्चों। फिर हम लोग 14 चैप्टर पे चलेंगे। और अभी तक जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब या लाइक नहीं किए वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। लाइक आप बाद में कर लेना जब पसंद आ जाए तो, या तो उसके बाद भी आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो अगर पसंद नहीं आता है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, कारण बताए का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बाकी रह गया था। तो चलो आंसर करते हैं। अब जीवाश्म ईंधन के तीव्र उपयोग के कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। कारण बताएं। तो सिंपल है कि कोयला बच्चों, कोयला, पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग करने से एकदम आप लिखते चले जाना बच्चों। जो स्टूडेंट नहीं लिख पाते वो भी आराम से लिख लोगे, ठीक है। ध्यान से सिर्फ देखना है। जैसे जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग करने से, जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड जो नहीं लिख पाते यहाँ से ध्यान से लिखो। या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि गैस निकलता है जो वायुमंडल को गर्म करता है। वायुमंडल को गर्म करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पे देखो ग्लोबल, देखो बच्चों यहाँ पे सिंपल ग्लोबल ऐसे नहीं लिखा था, ग्लोबल वार्मिंग। और क्या बच्चों, एसिड रेन, क्या बोलते हैं उसको, अम्ल वर्षा इत्यादि रूप से पर्यावरण को प्रदूषित करता है बच्चों, ठीक है। अम्लीय वर्षा से होता है, उसमें क्या होता है, पानी का पीएच मान ज्यादा हो जाता है या कम होता है, बताओ, एसिडिक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, जैसे ताजमहल उजमहल है, वो सारे खेतों में अगर एसिड का मात्रा बढ़ जाता है तो उससे भी क्या होगा बच्चों, बचना होते रहेगा। तो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करने से सिर्फ वायु प्रदूषण ही नहीं होता है बच्चों, पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। अम्लीय वर्षा में ग्लोबल वार्मिंग, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी बढ़ गया, गर्मी बढ़ेगा तो जो भी ग्लेशियर है वो सब पिघलने लगेगा, पानी की मात्रा बढ़ने लगेगा। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा पर्वत पे ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर जैसे ही पिघलेगा तो बच्चों पानी बन के यहाँ पे समुद्र में आएगा, तो समुद्री स्तर भी बढ़ेगा कि नहीं, जिससे बहुत सारे जगह ढक सकता है, उसमें जितने भी जीव जंतु है वो मर सकता है। ये भी तो हो सकता है बच्चों। तो बहुत सारे प्रॉब्लम आता है। समझ में आया? क्वेश्चन को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको जैक बोर्ड में A+ लाने का सपना देख रहे हो बच्चों, तो मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करोगे तो A+ मार्क्स आराम से आएगा। और मेरे साथ जुड़े रहना, हर जगह पे आपका मदद जरूर से जरूर करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप जुड़े रहना और सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ताकि कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन होगा तो आपको जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो, अब है दीर्घ उत्तर। क्वेश्चन नंबर 7, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा में क्या अंतर है, 100 उदाहरण स्पष्ट करें। तो चलो एक तरफ लिख लेते हैं परंपरागत, ठीक है बच्चों। यहाँ लिख देते हैं गैर परंपरागत, ठीक है।
अनुस्वारयान नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आधा मौत ये नहीं देते तो हो जाता। परंपरागत और गैर परंपरागत। तो देखो बच्चों, परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? जो बहुत दिनों से लंबे समय तक चलता आ रहा है, यानी कि जो लंबे समय तक चलते आ रहा है, लंबे समय तक से चलता आ रहा है, से चलता आ रहा है, वो क्या होगा बच्चों? परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत जो हाल ही के वर्षों में शुरू हुआ है, जो हाल ही के वर्षों में शुरू हुआ हो, वर्षों में शुरू हुआ हो, वो ऊर्जा का स्रोत क्या होगा बच्चों? गैर परंपरागत। जो ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो होता है बच्चों, ऑन देखो क्या होता है? अनवीकरणीय होगा। कैसे होगा बच्चों? अनवीकरणीय, ये याद रखना, ठीक है, अनवीकरणीय होता है। और ये जो होता है बच्चों, नवीकरणीय होता है, नवीकरणीय होता है, ठीक है। दूसरा तीसरा अगर पॉइंट यांत्रिक उत्तर बोला है तो थोड़ा सा लंबा लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं या ये क्या होगा बच्चों? या इसकी मात्रा सीमित है, इसकी मात्रा सीमित है, सीमित है, इसकी मात्रा असीमित है बच्चों, इसकी मात्रा असीमित है, असीमित है। अब उदाहरण भी बोला है बच्चों, तो यहाँ लिख देंगे उदाहरण के लिए। उदाहरण के लिए क्या हो सकता है बच्चों? जैसे कोयला होगा, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, लकड़ी, लकड़ी को भी तो जलाते हैं बच्चों, उसे भी तो ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, लकड़ी, ETC आदि। यहाँ पे हिंदी में ही लिखते हैं इत्यादि। ये सारे उदाहरण है बच्चों, ठीक है। इसमें अगर उदाहरण लिखते हैं बच्चों, क्या क्या लिख सकते हैं? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये लिख सकते हैं कि नहीं? जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा इत्यादि। यही हो गया बच्चों। ऐसे ही जब आप लिखोगे तो आंसर में तो मार्क्स अच्छे आएगा। अगर कभी भी ऑब्जेक्टिव में दिख गया कि परंपरागत निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा है, तो ये 3-4 ऑप्शन और इतना बड़ा जो डिफिनेशन है, इससे तो आप पता चेक कर लोगे कि जो लंबे समय तक है, जो अनवीकरणीय, अनवीकरणीय जिसका उपयोग एक बार करने से समाप्त हो जाता है, वैसे संसाधन जो रहेगा उसी में टिक मार देंगे, वो क्या हो जाएगा? परंपरागत। और परंपरागत जो नवीकरणीय हो, जिसका बार बार उपयोग किया जा सकता है, वो ये सोच करके हम लोग गैर परंपरागत संसाधन को फटफट टिक कर लेंगे। बताओ कर पाएंगे कि नहीं? अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो A+ मार्क्स जरूर आएगा, और हर एक सब्जेक्ट में आएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको A+ लाना ही लाना है, उसके लिए आप चैनल सबको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। 7 का दूसरा नंबर, किताब आपके पास होना चाहिए, मिलाते रहना। धात्विक व अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। अंतर स्पष्ट करें, झारखंड में पाए जाने वाले धात्विक खनिजों का उल्लेख करें। तो चलो इधर लिख देते धात्विक और इधर लिख देते हैं अधात्विक, अधात्विक खनिज भी लिख देते हैं बच्चों, खनिज, और इधर खनिज। तो देखो धात्विक खनिज क्या होता है बच्चों? वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा या लोहे का अंश होता है, यानी कि धातु, वह खनिज जिसमें कच्चे धातु का अंश पाए जाते हैं। कच्चे धातु लिख सकते हो, या तो धातु या तो धातु ही लिख देते, धातु का अंश पाया जाता है, का अंश पाया जाता है, जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, वो क्या बनेगा बच्चों? धात्विक खनिज। और अधात्विक खनिज वह खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, धातु का अंश नहीं पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? अधात्विक खनिज। अगर दूसरा पॉइंट देखा जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? धात्विक खनिज को जब पीटते हैं तो बच्चों, धात्विक
धात्विक, इधर से होगा धात्विक खनिज को, ठीक है, धात्विक खनिज को पीटने पर चादर के रूप में फैलता है, चादर के रूप में फैलता है। इसमें क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे पीटने पर टूट या भंगूर हो जाता है, या फैलता ही नहीं है बच्चों, जाता है। ठीक है, अगर उदाहरण एग्जाम्पल ले लें, उदाहरण के लिए, उदाहरण में क्या हो सकता है, तांबा हो सकता है बच्चों, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब होगा आदि। अधात्विक में हम लोग क्या लिख सकते हैं, उदाहरण अभ्रक, कोयला आदि लिख सकते हैं ना बच्चों, ये हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब क्या हो रहा है, झारखंड में पाए जाने वाले धात्विक खनिजों का उल्लेख करें, तो ये लिखेंगे झारखंड में निम्न धात्विक खनिज पाया जाता है, धात्विक खनिज पाया जाता है, कुछ लिख देना है बच्चों, एक दो नाम, तो यहाँ बोल लिख सकते हैं लौह खनिज, ये भी पाया जाता है, ठीक है। दूसरा बोल सकते हैं तांबा अयस्क, ये भी पाया जाता है बच्चों। तीसरा मोनोजाइट या क्रोमोटाइट, मोनोजाइट और क्रोमोटाइट इत्यादि धात्विक खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज पाया जाता है, ठीक है। जब आप नोट करोगे बच्चों, तो ध्यान देना कि जब भी नोट करोगे तो सुन के नोट करना। अगर सुन के नोट करोगे ना, तो क्या होगा कि आपका लिखने का स्पीड बढ़ेगा बच्चों, ठीक है। अगर ये पूरा कंप्लीट हो गया ये चैप्टर, अगर पसंद आ गया हो तो लाइक कर दें अब, और अब सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस साथ ही साथ शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास, या अपने कोई भी छोटा भाई बहन हो आपका, तो उसके पास भी शेयर कर सकते हैं, जो क्लास 7th में हो या बड़ा कोई हो, ठीक है, उसके पास जैसे क्लास 9th का हो या 10th का हो, उनके पास भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि जहाँ से वो भी अपना मार्क्स अच्छे से ला सकता है, ठीक है। बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है, फिर हम लोग नेक्स्ट अगला चैप्टर आएंगे। A+ लाने के लिए आप लोग तैयार हो जाओ और चैनल को फट से सब्सक्राइब कर लो।